ये पाकिस्तान इस स्थिति को समझे, पाकिस्तान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। जेपीएस चौहान साहब, इसका क्या मीनिंग है? ये एक्ट ऑफ वॉर कर दिया और अब भारत जो है जवाब देगा, हो गया बहुत जितना होना था। Exactly. That means again a free hand has been given to the armed forces. हम बात जो कर रहे थे, देखिए जो इस इशू के ऊपर के चाइना चुपचाप बैठा हुआ था और बड़ा समझ में नहीं आ रहा था। जैसे नाग होता है, अपने फन को लेके चुपचाप बैठा एक तरफ रहता है और मौका पड़ते ही डंक मारता है। वो सोच रहा था कि ये लड़ाई चलती रहे। बात करेंगे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की बेसिकली, और समझौते का घोर उल्लंघन हुआ। यानी कि जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे, व्हाट द हेल दिस सीज़फायर, वो जो सवाल उठा, उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। Good evening. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए, सीज़फायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान स्थिति को समझे, बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा है और वो कहते हैं कि सीज़फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है और सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। सेना अतिक्रमण से निपट रही है जिस तरह से उत्पात मचाया हुआ है। जेपीएस चौहान साहब, आज रात कुछ बड़ा हो सकता है, मान के चलें? देखिए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। आपकी चैनल पे मुझसे पूछा गया था कि सीज फायर का कि आप इस पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा था कुत्ते की दुम 100 साल अगर जमीन में गाड़ दी जाए तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, लेकिन अब ये सीज फायर का वो हुआ है। पाकिस्तान इस उसमें है, गर्त में घुसा हुआ है, तो शायद है कुछ समय के लिए, मैंने उस समय भी शब्द इस्तेमाल किया था, कुछ समय के लिए शायद ये जो है अपनी हरकतों से कुछ समय के लिए बाज आए। ये तो हमें पूरा विश्वास था कि ये जो है परमानेंट नहीं है। पाकिस्तान को हम शुरू से ही जानते हैं जिस तरीके से है, लेकिन इसके अंदर जो चाइना का इंटरवेंशन हुआ है, पहले चाइना खामोश होकर चुपचाप बैठा हुआ तमाशा देख रहा था और मैंने एक आगाह भी किया था कि ये जो चाइना और दूसरे जो देश हैं टर्की के रास्ते पाकिस्तान के अंदर सप्लाईज करेंगे। काफी कंट्रीज हैं जो कि सीधे नहीं आएंगे ताकि ये लड़ाई कॉन्टिन्यूसली रहे और इसके अंदर दो फायदे हों। एक तो हिंदुस्तान जो है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हो, ये इसकी एक स्ट्रेटेजी थी। जब चाइना ने ये देखा कि ये तो सारा ही खेल पलट गया, तो उसने सीधे जो था पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप को बोला
कि ये तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, अब मैं खुल के आता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये चाइना की एकदम जो भड़बड़ाहट, अदरवाइज देखिए चुप बैठा हुआ। आज ही उसने क्यों कहा कि पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता का अधिकार है और मैं चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हूं। ये 2 दिन पहले, कल, आज शाम तक क्यों नहीं कहा था 5 बजे तक? सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण कि भाई किसी तरीके से हिंदुस्तान वीक बने तो। और अगर किसी को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है कहीं चाइना को, अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो खतरा सिर्फ और सिर्फ इंडिया से है। ठीक है। और दूसरा एक वीडियोस भी दिखाइएगा जो अभी जैसे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था। हाँ ठीक है सर, आप बोलिएगा, हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जो लेटेस्ट आ रहे हैं, प्लीज दिखाइएगा वो वीडियोस भी। हाँ प्लीज बोलिएगा आप। ओके। एक और उसने, चाइना ने एक और चीज देखी जिसका कि उसके अनुमान नहीं था। हाँ। उसने देखा कि इंडियन डिफेंसेस जो हैं इतनी स्ट्रांग है कि इनको भेदना बहुत 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 मुश्किल है। हमारे जो आर्मामेंट आर्सनल जो हमने इनको दिए थे पाकिस्तान को, वो सारे के सारे धराशायी और फेल हुए हैं। और एक भी अटैक जो पाकिस्तान का था नहीं हुआ। अब किसी तरीके से अगर यही स्थिति चाइना के साथ अगर हमारी होती है तो चाइना का भी, हमारा वहां भी डिफेंस इसी तरीके का है, तो वहां भी चाइना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर ये वॉर यहीं पे खत्म हो गई तो हिंदुस्तान जो शक्तिशाली राष्ट्र है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म बात करेंगे सर। एक बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर आ गई है, और आज इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, दिखाइएगा जरा। ये देखिए, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने। डॉक्टर भूषण चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ दीवान जी, माफ जेपीएस, मैं एक चीज करेक्ट कर देती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। जेपीएस चौहान साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और डॉक्टर भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप डिफेंस नेवी आप एक्सपर्ट हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है सर। अभी जो विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि पाकिस्तान प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल है जो कर रहा है और सेना को फ्री हैंड है, सर इसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या क्या बड़ा होने वाला है या हो सकता है। जीनत जी, हमारे लिए मौका है कि अभी ये 24 घंटे या 48 घंटे पाकिस्तान आर्मी जो ये खुराफात कर रही है, इसका बढ़ चढ़ कर जवाब दें, ताकि अगर सीज फायर भी लागू हो जाता है 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो पाकिस्तान को भारत का पूरा मुंह तोड़ जवाब मिले। हम तो ये सोच के कि सीज फायर हो गया है, आश्वस्त हुए कि भाई इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ेगी, पर पाकिस्तान एक अविश्वसनीय देश होने के नाते सीज फायर अनाउंस होने के बाद भी ये काम कर रहा है, गैर जिम्मेवाराना काम कर रहा है। इस गैर जिम्मेवाराना काम जो कर रहा है, हमको चोट पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हमें तैयार रहना है। हमने इनको डबल चोट पहुंचानी है, उसके बगैर ये लोग सीखेंगे नहीं। अभी अमेरिका देखेगा कि सीज फायर खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है, और हमने अपनी कार्रवाई ऐसे करनी है जैसे कि अगर वो पाकिस्तान सोच रहा है कि ऐसे करनी है, कार्रवाई कर रहे हैं, तो सीज फायर समझो नहीं हुआ, तो हमने भी ऐसे ही सोच के चलना है और इनको
पुरजोर जवाब देना है ताकि पाकिस्तान की अकल ठिकाने पे आए। जरूरी भी है सर, अभी इतना ज्यादा हो चुका है और ये जो घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है वो भी थोड़ा सा समझाइएगा कि चाइना की एंट्री होती है, पहले तो अमेरिका की एंट्री हो जाती है एंड इट साउंड सो फिल्मी। हालांकि लगा कि ठीक है मीटिंग्स पहले से चल रही थी, पर सडन न भारत की तरफ से कोई आता है, एक इंफॉर्मेशन आई, दो बातें आई थी। फर्स्ट तो यह आया था कि अगर आप कोई आतंकी गतिविधि करते हैं तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये आई थी कि शाम 6 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये दो जानकारियां आई थी। इसी बीच में ट्रंप का ट्वीट आ जाता है, इसी बीच में फिर इशाक डार साहब का ट्वीट आ जाता है, फिर हमारी पीसीबी होती है और फिर अब चाइना की, फिर सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है और फिर चाइना की एंट्री होती है और ओपन सपोर्ट की बात हो जाती है। ये कुछ फिल्मी नहीं लग रहा है, कोई स्क्रिप्ट बड़े ध्यान से लिखी गई है। एक्चुअली जीनत जी ये फिल्मी नहीं है। हाँ। क्योंकि वहाँ जो पाकिस्तान में अभी पहले बात हुई 2 घंटा पहले हमारी आपके साथ, आपने भी कहा इस चीज को, कोई जानता नहीं कि पाकिस्तान में हुक्मरान कौन है, बात किससे की जाए। आपको याद होगा बात किससे की जाए, ये आपने भी दोहराया था इस बात जी। तो इसके चलते चीन जो है इसमें कूद गया है। चीन क्यों कूदा है? क्योंकि चीन सोचता है कि अमेरिका इस इलाके का सरपंच बन के और सीज फायर करा रहा है और हम नहीं कराएंगे, हम नहीं होने देंगे, हम जो कहेंगे वो चीज होगी। और ये क्या मतलब है? क्योंकि बात बड़ी साफ है, बहुत साफ क्लियर कट है। आसिफ मुनीर वो सीज फायर नहीं चाहते और शहबाज साहब और उनकी जो सिविलियन ग्रुप है वो सीज फायर चाहते हैं। तो वो चीन इसमें कूदा है, इन दोनों की आपस में कूट का फायदा उठा के और आसिफ मुनीर से मिलके ये सीज फायर ताकि कायम ना रहे, ताकि अमेरिका का वर्चस्व डाउन हो। हम चीन इस इलाके के हम बड़े सरपंच हैं, हम जो बात कह रहे हैं वही होगी। क्या होगी? तो सीज फायर कायम नहीं होगा। तो स्थिति बड़ी उलझन में है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने हमारे पास जो प्लान्स थी जो इनको पाकिस्तान को सबक सिखाने की, हमने उन्हीं प्लान्स के ऊपर काम करके अंजाम लेना है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा झटका मिले। पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने के लिए जो तैयार है वो चीज सफल हो। बात करेंगे सर, जेपीएस चौहान साहब भी हैं। जो आपने बात कही है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने को तैयार हो जाए, अब तो चीजें इतनी तेजी से बदली हैं। एक तो देखिए सरहदी राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत की खबर भी आ रही है, अभी हम इस खबर को भी लगातार सोर्सेज के हवाले से खबर है उसको भी बताएंगे अपने दर्शकों को। और पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया। और एक बड़ी जो देखिए जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, सेना को सख्त और कठोर कदम उठाने के निर्देश हैं। फ्री हैंड है एक तरह से, सेना अतिक्रमण से निपट रही है। जेपीएस चौहान साहब, चाइना भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, हमने जो है अजरबैजान टर्की का भी जिक्र कर लिया, हम आगे की स्थिति की भी बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शहबाज शरीफ को लेकर खबर आई थी कि वो हाई प्रोफाइल एक मीटिंग करने वाले हैं शाम को, फिर वो खबर जो है वो फेक निकलती है कि नहीं कोई मीटिंग नहीं हुई। दूसरा, सेना को लेकर भी अब इंटरनल पाकिस्तान की सिचुएशन जरा एक बार फिर से बता दीजिएगा। बात करूंगी, बड़ी खबर आ गई है एक बार, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खबर आ रही है दिल्ली से ही। एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। और केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिवों से बातचीत की है, ये भी जानकारी आ रही है। एंड स्पेशली जो बॉर्डर के पास के एरिया, सरहदी राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत की खबरें भी आ रही है। गृह सचिव ने बॉर्डर के हालात पर बातचीत की है। सर, सवाल पर जवाब दीजिएगा। ब्रेकिंग जो है हम वो भी लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लेटेस्ट तस्वीरें आ रही है वो भी दिखा रहे हैं। चौहान साहब, देखिए पूरा सारी चीजें जो है वहां की मिलिट्री लीडरशिप ने अब जो है अपने हाथों में ले लिया है। अब गवर्नमेंट एक तरफ है, इसीलिए जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी जो है वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से बात नहीं करी। एक और चीज मैं आपको इस बिफोर के आपका इसका पूरा जवाब दूं, इसका बताता हूं कि ये एक बहुत ही सोची समझी और घटिया स्ट्रैटेजी प्लान की गई थी। उनका ये था
कि हम सीज फायर का वो करके और हिंदुस्तान के जो सेना है वो वापस जाके शाम को अपना एंजॉय करना शुरू कर देंगी। और लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो इस समय इन्फिल्ट्रेटर्स को अंदर आतंकवादियों करने के लिए काफी हैवी फायरिंग के साथ कवर फायर दिया जा रहा है, ताकि क्योंकि पहले जो था सीज फायर से पहले उनको ये था कि सेना लगी हुई है, इस समय पॉसिबल नहीं है किसी तरीके से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सीज फायर हो गया है तो शायद उनकी गलत फहमी थी कि हमारी सेना आराम में आ गई है, जबकि हमारी सेना उतनी ही अलर्ट थी जितनी की पहले थी। और हम इसको अच्छी तरीके से जानते थे कि ये वही, मैंने दोबारा उसी शब्द को इस्तेमाल करता हूं कि कुत्ते की दुम को आप 100 साल जमीन में गाड़िए, हमें तब भी विश्वास नहीं था। इसलिए क्या था, हमारी सेना उसी अलर्टनेस पे थी। यस, हमने फायरिंग अपनी बंद कर दी थी जैसा कि आदेश था, लेकिन इन्होंने जो था, इनका ये था कि ये जो है अलर्टनेस इनकी खत्म होगी और हम इनके ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की ओर से। गोलीबारी थम गई है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट हटा दिया गया है। ये जानकारी भी आ रही है। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सरहदी राज्यों के मुख्य सचिव को लेकर भी देखिए खबरें आ रही, बातचीत हुई है। फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट को खत्म किया गया। तैयारियां हमारी जबरदस्त हैं और हम हर तरह से देखिए कई मोर्चों पर जब लड़ाई होती है या हालात होते हैं या तनाव होते हैं तो कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। अपने जो देशवासी हैं वो किसी तरह से पैनिक में ना आए, वो अपने आप को महफूज महसूस करें। पहली चीज, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, न सिर्फ अपने को, अपने परिवार को, और तो और जो संपत्ति होती है किसी देश की वो भी महफूज रहनी चाहिए। और सेना जो है वो बॉर्डर पर भी, सरहद पर भी लड़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर भी आपने देखा विदेश मंत्रालय जो लगातार अपडेट्स दे रहा है ताकि लोगों में किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, वो अपने आप को सुरक्षित महफूज करें। भूषण दीवान जी, ये एक बात जो अब समझ में आ रही है कि इससे ज्यादा धैर्य, इससे ज्यादा संयम, नपातुला व्यवहार नहीं हो सकता था सर, जितना किया गया। इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। दीवान साहब, शायद संपर्क नहीं हुआ है। चौहान साहब, एक सवाल मैं आपसे लेती हूं। देखिए, डीजीएमओ लेवल की मीटिंग जब होती है सर, नदीम अंजुम जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, या फिर हम अपने राजीव घई साहब का जिक्र करें सर, इस लेवल की मीटिंग अमेरिका के मंत्री कहते हैं कि हमने देखिए दोनों डीजीएमओ लेवल के ऑफिसर से बात की, प्राइम मिनिस्टर से बात की, फिर वो कहते हैं कि हमने एनएसए जो दोनों कंट्रीज हैं उनके एनएसए से बात की, और वो कहते हैं कि हम लगातार टच में हैं। सब फ्लॉप हो गया। इस लेवल का अगर कोई फ्रॉड कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। देखिए, मैं फिर उसी बात को कह रहा हूं, पाकिस्तान के साथ मजबूरी थी इस सीज फायर को अमेरिका के कहने पर उसको एक्सेप्ट करने की, और वो काफी पीछे पड़ा हुआ था। वो अमेरिका के पैर पकड़ रहा था कि अगर आप कुछ करता है, वो चाइना के पास नहीं गया, पैर पकड़ रहा था। अगर होता तो क्या होता, वो चाइना को अप्रोच करता, वो अमेरिका के पास गया, उसने पैर पकड़े किसी भी तरीके से और ये कर दो। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद दोनों से बात करके ये सीज फायर हुआ। लेकिन ये जो करारी हार हुई सीज फायर से, वो चाइना की हार हुई, जिसके कारण मैंने आपको बताए हैं कि इकोनॉमिकली और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का तो कोई नुकसान हुआ नहीं। अगर आप देखें तो जितनी भी हमने अपने आर्सेनल्स, मिलिट्री आर्सेनल्स और मिलिट्री एफर्ट्स को हमने इस्तेमाल किया है, वो नेग्लिजिबल किया है। हमने तो सिर्फ उनकी जो ड्रोन्स, उनकी मिसाइल्स आ रही थी, उनको सिर्फ बॉर्डर पे न्यूट्रलाइज किया है। जितना हमें जाके उनको डैमेज करना था, हमने डायरेक्टली टारगेट पे जाके उनको अटैक किया, और उसके अंदर भी हमने ज्यादा अपना आर्सेनल यूज नहीं किया। और इसी दरमियान क्या होता है, पाकिस्तान को लॉसेस बहुत हुए हैं, बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। लेकिन इसका क्या है, हमने तो ज्यादा कुछ खोया नहीं। अब ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का लॉस जो चाहता था चाइना, वो नहीं हुआ। आप इसीलिए देखिए कि जो चाइना बिल्कुल चुप बैठा हुआ था, कोई उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, अचानक ये कह देना कि आई एम इन सपोर्ट विद, और कितनी देर में, जस्ट इन फ्यू मिनट्स
नॉट इवन आवर। कुछ कुछ ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही है। एक और मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर एस सुधाकरन जी हमारे साथ हैं। सुधाकरन जी, आपसे जब भी बात हुई है, बहुत एक हम देखते हैं कि जो एक देश की भावना है कि जवाब तो देना चाहिए। सर कह रहे थे कि देखिए हमारा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे 28 लोग, 26 भारतीय और 2 विदेशी थे, उनकी जान जाती है। और अभी जिस तरह से सरहदी इलाकों में तनाव है और पुंछ में जो हुआ, आपका विश्लेषण आज के पूरे घटनाक्रम को लेकर और अभी का जो एमई का विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस था सर, उसको लेकर। देखिए, एक जिस हालात में हम हैं, हम एक अघोषित जंग में हैं। यहाँ पे जंग ही चल रहा है, लेकिन हमने एक दूसरे को ये बताया नहीं कि हम जंग कर रहे हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं। हम एक ऐसे पीढ़ी में हैं जिन्होंने जंग देखा ही नहीं है। जो भारत की जो आज की आबादी है, 65% लोग जो है 25 साल के नीचे हैं। ठीक बात है। मतलब वो सब 2000 के बाद के पैदाइश वाले हैं और उन्होंने जंग देखा नहीं, आईपीएल देखा है। और आज सुबह से मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को लगता है सबको सब कुछ पता है, क्योंकि सबके पास चैट जीपीटी है, गूगल है, सब गूगल कर लेते हैं, ट्विटर है, सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। और पाकिस्तान ने इतना नेगेटिव इंफॉर्मेशन पंप कर रखा है कि लोग उसको इस सच समझ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी तो ऐसे यूं ही बैठे हुए हैं। देखिए, इस मानसिकता से हमें उबरना है। ये आईपीएल वाले मानसिकता से पहले आप उबरिए। ये जंग जो है वो 2020 मैच नहीं है जो एक दिन, 2 दिन या एक इनिंग्स या 2 इनिंग्स में खत्म हो जाए। आज सुबह एक टीवी एंकर ने मुझे बोला, हम तो चाहते थे तो पहले ही दिन हम लोग सारे एयरबेस को उड़ा देते थे। अबे कभी गए हो आप लोग? देखा है कि क्या होता है? ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। आज की अगर आप बात देखेंगे, आपको सुबह 4 बजे से इसका घटना का पूरा विवरण लेना पड़ेगा। देखिए, आज भारत ने लगभग 8 से 11 पाकिस्तानी बेसिस पे हमला किया है। नंबर 1। ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं। हाँ। इसका क्या मतलब है? ये जो हमले जो हुए हैं वो सिर्फ एयर बेसिस पे नहीं हुए हैं। देखिए, हमारे पास एक जानकारी अभी तक आई नहीं है कि उनके कितने जहाज जो खड़े खड़े क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान इस जंग में अपने एयरफोर्स को आगे से उतार ही नहीं पाएगा मैदान में। इसको हम एयर सुप्रीमेसी, अचीवमेंट ऑफ एयर सुप्रीमेसी की बात करते हैं। अभी ये अगर ऐसे ही चलता रहा, अगले 2 या 3 दिन में भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस पे अपना राज करते या अपनी सुप्रीमेसी जताते। मतलब जमीन पे उनका आर्मी जो है कदम नहीं रख सकता, उनके टैंक नहीं निकल सकते, उनके गाड़ियां नहीं जा सकते, बख्तरबंद गाड़ियां नहीं जा सकते। लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो? आप समझ रहे हैं? हमें एयर सपोर्ट मिलेगा अपने ही एयरफोर्स से और उनका जो आर्मी है वो निकल भी नहीं पाएगा। ये उन्होंने जान लिया, क्योंकि उन्होंने जो मिसाइल के जो हमले हम पे किए हैं वो तो हमने निस्तानाबूद कर दिया। उनका एक भी मिसाइल आके कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, इधर उधर 2-3 घरों में लग गए बेशक। तो ये पाकिस्तान को अपनी नाकामी समझ में आ गई। अब इस दौरान वहां पे क्या हुआ है कि मुझे लग रहा है कि वहां पे 2 या 3 खेमों में पाकिस्तान आज के डेट में बटा हुआ है। एक है मुनीर का कैंप, दूसरा एक काम है जो डरा हुआ कैंप है, और तीसरा एक कैंप है जो पहले से एंटी मुनीर वाला कैंप है। तो इसमें हो क्या रहा है कि किसी ने ये देख लिया कि भैया ये तो हारने वाला है, ये हमें भी लेके डूबेगा। तो उन्होंने उसको शायद समझाया होगा या उसने इनको बहकाया होगा। इन्होंने सोचा होगा यार मैं ही बात कर लेता हूं मोदी जी से या भारत से, और हम सीज फायर की रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो दे ही देंगे। मोदी जी यहाँ पे बहुत ही शातिर वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जहां पे उनको एक तरह से कैरेट दिखा रहे हैं, दूसरी जगह उनको डंडा दे रहे हैं। उन्होंने हमसे मांगा, उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई तुम ले लो। लेकिन उनको ये बिल्कुल, देखिए हमारी भी खुफिया एजेंसीज वहां पे होती हैं, उनको हमसे ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस होता है। तो हम ये हर नौसिका जो है जिसने ना आगे देखा ना पीछे देखा ना कोई तजुर्बा है, वो जंग के बारे में ऐसे जो कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर,
टोटल गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इससे हमें बचना चाहिए। देखिए, देश में एक डिसीजन लेने के लिए एक गवर्नमेंट हमने इलेक्ट किया हुआ है, भैया उसको काम करने दो ना। अगर इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं और अगर आप ये बोलोगे कि बैटिंग ऐसी करनी है, स्टांस ऐसे लेनी है, खड़ा ऐसे रहना है, ग्लव्स ऐसे पहनना है, तो फिर खेलेगा कैसे? तो मैं क्रिकेट की ही भाषा में लोगों को समझा रहा हूं, थोड़ा आप संभल जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, आपको सब समझ में आ जाए। तो आपकी बात को मैं आपकी बात को थोड़ा इजी वर्ड्स में कहती हूँ सर। इस पे मैं चाहूंगी आप, हाँ, आप इस पर जरूर बात रखिएगा। आप कह रहे हैं कि दरअसल 22 तारीख के बाद से सर जो अभी तक किया गया, आप कह रहे थे तैयारी कर रहे थे। नगरोटा में जाके देखिए कुछ सुसाइड कोई वारदात को अंजाम दिया है, तो ये चलता रहेगा। इसको फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिसीजन मेकर्स को भी कभी कभी पूरा पता नहीं चलता। तो ये हम अगर सेंट्रलाइज तरीके से इसको संयम से नहीं हैंडल करेंगे तो जो हम जीती हुई बाजी है उसको भी हार जाएंगे। तो देश को थोड़ा संयम रखना चाहिए। थोड़ी मतलब ये मीडिया चैनल्स को भी मैं कहूंगा कि कोई कुछ भी चला देता है टीआरपी के चक्कर में। देखिए, कल परसों में आपका पूरा मुखौटा उतर जाना है, फिर कोई आपका चैनल देखेगा भी नहीं। ये आप जो 1-2 घंटे में जो आप टीआरपी बटोरने की जो कोशिश करते हैं, इसका आंकलन होगा। ये सब शॉर्ट टर्म जो हम ये जो स्पेक्टेकल क्रिएट करते हैं, इसको ना करें। थोड़ा जिम्मेदाराना ढंग से हम बिहेव करें। और ये हम जीतने वाले हैं ये जंग, क्योंकि पाकिस्तान का एयरफोर्स तबाह हो चुका है आज। आपने 11 बेसेस। हाँ, नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ चैनल होने के नाते, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हम वही विजुअल्स और वही जानकारियां दे रहे हैं जो वेरीफाइड हैं। ग्राफिक्स, क्योंकि आपने एयरबेस का जिक्र किया, S-400 के भी ग्राफिक्स आप दिखाइएगा और हेरोप जो यूज़ किया गया उसके भी ग्राफिक्स दिखाइएगा। किस तरह से भारत का जो एयरबेस है, हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांगली जो है दुश्मन की सारी जो साजिशें हैं उसको बेनकाब करता है, चाहे ड्रोन्स हो, मिसाइल अटैक्स का जिक्र हो रहा है। तो आपकी चिंता बहुत लाजिम है जो आप बात कह रहे हैं सुधाकरण साहब, ये बहुत लाजिम बात आपने उठाई है। और मैं एक चीज मेंशन करती हूँ कि शायद ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार देखिएगा प्लीज, एक बार ऑडियो। अभी ठीक है। हाँ, तो आप जो बात कह रहे थे सर, जैसे बॉर्डर सरहदी, क्योंकि मेरा पंजाब में रहना हुआ 3 साल, तो मैं जो मेरे पंजाब के जानने वाले हैं उन सबके व्हाट्सएप को मैं देख रही हूँ, एंड दे आर प्रेइंग कि सेव पंजाब। उनका जो डर है, जो जिस सिंसियरिटी की आप बात कर रहे हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पे होने के नाते वैसा ही बिहेव करें, तो जो बॉर्डर सरहदी इलाकों में लोग हैं उनकी जो जेन्युइन टेंशन, जो पैनिक्स उनको आ रहे हैं, वो बड़ी जायज़ है। आपने जो बात कही, मैं आपकी बात को क्या एक लाइन में ये मानूं कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार, हमारी सेना सिचुएशन को समझ भी रही है और तैयारी भी कर रही है, और S-400 तो एक एग्जाम्पल है बस, जिससे अभी तक हम डिफेंस अपना करते रहे हैं। ये जरा थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा सर। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, S-400 अभी तक मैदान में उतरा ही नहीं है। हमने उसको मतलब हार्डली मे बी 1 आधा मिसाइल चलाया होगा, क्योंकि उस लेवल तक बात पहुंची नहीं है। हाँ। अभी हमारे जो ड्रोन्स जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वो ज्यादातर एडी गन्स की वजह से हुए हैं, और जो मिसाइल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है वो शायद बराक मिसाइल्स ने किया हुआ है, और शायद जो एयरक्राफ्ट गए होंगे 10-15, उसमें कुछ सरफेस। सर बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने बॉर्डर राज्यों के जो सचिव हैं उनसे बात की है, जो मैं जानकारी आपको दे भी रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। राज्य में बॉर्डर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई है। देखिए, चप्पे चप्पे पर सिविल डिफेंस को तैयार रहने को लेकर कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव ने बॉर्डर राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत की है और सेना हर तरह से निपट रही है। जानकारी ये भी हम आपको दे रहे हैं। सुधाकरण जी, अपनी बात जारी रखिएगा। एक बार ऑडियो प्लीज, 1 मिनट सुधाकरण जी को ऑडियो दीजिएगा। सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? ठीक, सुधाकरण जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। और
जीपीएस चौहान साहब भी हैं हमारे साथ। चौहान साहब, आपका टेक भी। S-400 की हम अभी बात कर रहे थे, क्योंकि बीच में अपडेट्स आ रही हैं तो वो भी हमारी जिम्मेदारी कि हम अपडेट्स बताते रहें। S-400 की हेरूप का भी हम जिक्र करेंगे। तो हमारा डिफेंस सिस्टम तो हम लगातार दिखा रहे हैं कितना एक्टिव है। हाँ सुधाकर जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि अभी 400 को लाया ही नहीं गया है। सर देखिए, भारत की जो एडी का जो व्यवस्था है वो ऐसा है कि पहले एडी गन्स होते हैं जो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर के जो टारगेट्स को, क्लोज रेंज टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद आता है ओसा इग्ला काइंड ऑफ वेपन्स जो लगभग 5 से लेके 12-15 किलोमीटर के आसपास के वेपन्स को वो कर लेते हैं। मैं जानबूझ के फिगर्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं बिकॉज हमें बात समझने की जरूरत है, मतलब एक्चुअल फैक्ट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है आकाश जैसे वेपन सिस्टम्स जो मीडियम, जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं जो लगभग 30-35 किलोमीटर के अंदर के टारगेट्स को वो न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद आता है मीडियम रेंज सैम्स, एमआर सैम्स, एलआर सैम्स, और उसके बाद आता है S-400 जो 40 से 400 किलोमीटर तक की जो टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की जो क्षमता रखता है। अभी इसमें कुछ टारगेट्स ड्रोन्स को भी डिटेक्ट करके, ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो रडार्स होते हैं, उनकी जो क्रॉस सेक्शन हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ा कम होता है। तो ये हमारा जनरल ये है कि अभी S-400 को इसलिए हमने ज्यादा यूज नहीं किया होगा क्योंकि ये जो ड्रोन्स जो आए थे, और मैंने जो टीवी से जो देखने से जो पता चल रहा था, वो मिसाइल से नहीं न्यूट्रलाइज हुए थे, वो एडी गन से ही न्यूट्रलाइज हुए थे। पाकिस्तान का ये एक स्ट्रेटेजी था कि वो उन्होंने इतने तादाद में उन्होंने ड्रोन्स इसलिए भेजे थे कि उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने उनके मिसाइल्स को यूज करा लिए तो आपके मिसाइल्स तो खत्म हो जाएंगे, फिर वो उनके जहाज आराम से आके हमें ठोक के चले जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये रणनीति पहले से ही परख लिया था, तो हमने उतना ही किया। और पाकिस्तान ने हमें थोड़ा कम आंका था। जब लड़ाई में जब हम लोग वॉर प्लानिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूं कि आप मैं कुछ पूछूंगा तो आप यही सवाल देंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मतलब हम जब चेस खेलने जाते हैं और अगर मैं ये सोचूं कि मेरे चाल के हिसाब से आप ऐसी चाल खेलेंगे तो मैं चैंपियन बन गया। लेकिन हमें ये फैक्टर करना पड़ता है कि क्या क्या खेल सकते हो, और वो सारी जो ऑप्शंस होते हैं वो मेरे सामने होना चाहिए, और उस सारे ऑप्शंस का मेरे पास जवाब होना चाहिए। पाकिस्तान ये जो है ये गलती बार बार करता है। मैं 1965 का एक आपको एग्जांपल देता हूं। उनको टैंक दिया था अमेरिका ने, और वो हमसे बहुत सुपीरियर टैंक्स थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको दलदल में परखा ही नहीं था, मार्शी लैंड्स में परखा ही नहीं था। और हमारे जो चतुर जो अफसर थे उन्होंने क्या किया, एक बांध खोल दिया था और पानी खोल दिया था, और वहां पे वो टैंक्स जहां आ गए थे वहां पे पूरा मार्शी लैंड हो गया था और ये टैंक्स फंस गए थे। और ऐसे उन्होंने एक बार नहीं किया है, बार बार किया है। जैसे वो सेबर जहाज लेके आए थे और हमारे नैट्स ने उनका जीना हराम कर दिया था, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि नैट्स सेबर को मार सकते हैं। तो ऐसे मैं आपको जैसे कारगिल में वो अंदर तो आ गए, बट वो बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था। तो ये लोग जैसे पहलगाम में जब ये अंदर आए, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा था। उन्होंने शायद ये सोचा था कि मोदी कुछ कर नहीं पाएगा, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के लिए तो हम प्रिपेयर्ड हैं, हमारे एयर डिफेंस में HQ-9 और HQ-16 आ गए हैं, तो फिर अब इस बार मोदी कुछ करेगा तो भी हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। चाइना ने पीछे से एश्योरेंस दे दिया होगा। अब देखो खाना पड़ा ना मुक्का, क्योंकि पिछले 5 साल में बालाकोट में जब स्ट्राइक हुआ था, मैं बता रहा हूं हमारी एडी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमने अपने ही एक जहाज को गिरा लिया था जिसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इस बार जो भी भारत की सेना ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल, मतलब इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। देखिए, इजराइल ने खुद इस बात की सराहना की है कि आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में ड्रोन आए थे और वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाए, कोई मेजर अटैक हुआ ही नहीं, कोई मेजर नुकसान हुआ ही नहीं, मिनिमल इधर उधर हुआ है, वो होता ही रहता है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे वो तो होता ही रहता है। लेकिन इंडिया ने जो टेक्स्ट बुक
डिस्प्ले किया है, पाकिस्तान ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया है, उनके रडार्स हमें पकड़ ही नहीं पाए, और हमने बिल्कुल सटीक ऐसे निशाना लगाया है कि हमने बुलसआई मारी है। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लगभग 60 to 70% ऑफ ऑल आवर मिशंस हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। और आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि पाकिस्तान की पूरी जो वायुसेना है वो जमीन पे मतलब वो ये काबिल ही नहीं है कि वो ऊपर उड़ सके। अभी बस थोड़े बहुत ड्रोन के साथ वो खेल रहे हैं। विजुअल्स भी दिखाइएगा पीसीआर। बचे हैं उनके पास। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, पीसीआर विजुअल्स भी दिखाते रहिए जो अभी के लेटेस्ट आए हैं एमईए के जो बड़े पॉइंटर्स हैं, उसके साथ साथ उनके पास थोड़े बहुत मिसाइल्स बचे हुए हैं, और हमारे पास रडार्स इतने अच्छे हैं कि हम उनके ड्रोन से लेके उनके आज देखिए उन्होंने दिल्ली पे PUF-2 को लॉन्च किया था, हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, और वो हमारे एक भी मिसाइल जो उनके एयरबेस में जाके स्ट्राइक किया है उसको वो इंटरसेप्ट कर नहीं पाए। तो अभी देखिए ये मुकाबला ऐसा हो गया, ये वन साइडेड मुकाबला हो चुका है ऑलरेडी। जितना वो इसको और प्रोलॉन्ग करेंगे ईगो में या बेवकूफियों में, देखिए वहां पे मदरसा चाप टेररिस्ट तो होते हैं ऐसा, मतलब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से तो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, उनको आता तो कुछ है नहीं, उनको तो इतना ही लगता है कि उनका अल्लाह है और बस उनका काम हो जाएगा। अब ऐसे लोग अभी फायरिंग कर रहे हैं, सीज फायर का उन्होंने वैसे ही लोगों के मदरसा चाप, तो इनको लेके देखिए इनको इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मौका आप एक दो देते रहो ताकि विश्व के नजर में हम बिल्कुल सही हो। ये हमारी नैरेटिव वॉर भी है, ये हमें उसको भी उसमें तो हम उसमें तो सुधाकरण जी आपने अच्छी बात कही कि वर्ल्ड में हमारा नैरेटिव क्या जाएगा, दुनिया हमें किस तरह से देखेगी। तो इस पे मैं एक बार चौहान साहब का एक कमेंट ले लेती हूँ। शायद हम वो चीज़ जीत चुके हैं सर, जितना धैर्य दिखाना था दिखा दिया, समझाना था समझा दिया। विदेश मंत्रालय की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें हम। एक बड़ी खबर बताते हैं सर, फिर इस पर अपडेट लेंगे। एनएस अजीत डोभाल चीनी विदेश मंत्री के बीच बातचीत, चीन ने ओपन सपोर्ट का ऐलान कर दिया, भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वैसे तैयारी तो पहले से थी, और जब एनएस अजीत डोभाल का जिक्र होता है तो आप समझ सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान में वो 6 साल अंडरग्राउंड रहे, किसी को जानकारी नहीं मिली, चप्पे चप्पे की जानकारी है उन्हें, और आप लगातार देख रहे हैं कि एनएसए एक्टिव है, लगातार आप देख रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि चीनी विदेश मंत्री के बीच के साथ भी उनकी बातचीत हुई है, चीन का भी उनके पास जबरदस्त अनुभव है। चौहान साहब, अजीत डोभाल को लेकर एक ये जरूर साइकोलॉजिकली रहता है कि संभाल लेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको जितना अनुभव है, और ये सिर्फ अजीत डोभाल तो है ही हैं, साथ में मैं बताऊं ये इस सरकार के साथ में जितने भी उन्होंने सेलेक्टिव लोग लिए हुए हैं, दे आर टू ग्रेट, दे आर टू थिंकर्स, दे आर विजनरीज, और इसी की परिणति है कि जितना ये हो रहा था। देखिए या तो ये स्थिति समझेगी और या ये इस मुहाने पहुंचेगी, और इसको कराने वाला सिर्फ चीन होगा। कि मैं अपनी कविता का एक अंश सुनाता हूं, जो मैं पहले भी सुनाया था कि बहुत हुआ, अब शक्ति को मंदिर से बाहर आने दो, पाकिस्तान को भोले शंकर का तांडव नृत्य दिखाने दो, फड़क रही हैं बाहें, अब तलवार हमें उठाने दो, अभिमानी और दम्भी दुश्मन का शीश हमें गिराने दो, घायल पड़े वीरों के जख्मों पर हमको दवा लगाने दो, शांति के पुजारी भारत को दुर्गा की भी परिभाषा समझाने दो। या तो ये स्थिति संभलेगी, और अदरवाइज इनके जो पाकिस्तान के आका हैं, ये पाकिस्तान को, हिंदुस्तान का जो थोड़ा बहुत होगा, ये पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद करके अपनी रोटियां सेकेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। सवाल तो यह है कि बचा भी क्या है सर, बचा क्या है? सब कुछ तो तहस नहस है, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। सुधाकरण साहब, जिस आप वर्ल्ड नैरेटिव की बात कर रहे थे, एटलीस्ट भारत ने वहां पर तो जरूर ये बताया है कि देखिए हम बार बार जो है वो समझा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें भी यही हुआ है कि पाकिस्तान समझे। विक्रम मिस्री साहब कहते हैं कि पाकिस्तान समझे इस चीज को। देखिए गली में अगर आप जा रहे हैं और कुत्ता आप पे भौंक रहा है और आप अगर मुड़ के कुत्ते पे भौंकने लग गए तो लोग आप पे हंसेंगे, ये आप समझ लीजिए। ठीक बात। आपकी जो आज की डेट में वर्ल्ड में जो स्टेटस है वो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था
के ऊपर की ओर अग्रसर होने वाले एक देश के रूप में है। और पाकिस्तान है जो सबसे नीचे में, जो फ्रिक्वेंटली जो कटोरी लेके जो भिखमंगा आता है ना, वो उस श्रेणी में है। तो हम पहले अपने आप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने की जो हमारी जो नीति है और हमारी जो प्रकृति है, उसको हम पहले बदलना शुरू करें। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी चीज ये है कि दुनिया नहीं चाहती कि भारत ऐसे तरक्की करे। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कोई कंट्री नहीं चाहता। वो अभी भी भारत को ये देखता है, यार ये गुलाम देश था, ये कहां से ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई। ना यूएस चाहता है, ना चाइना चाहता है। देखिए, आप जब टॉप 3 में होते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी लड़ाई कोई और लड़ने वाला है और आपको किसी और की मदद चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आप उस जगह रहने के काबिल नहीं है। अगर आपको वहां रहना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, अपने बलबूते पे रहना है। मोदी जी ने पिछले 11 साल में हमें इस मकाम तक पहुंचाया है कि हम आज उसी पाकिस्तान को, देखिए 3 दिन के अंदर अगर हम पाकिस्तान का ये हाल कर सकते हैं, आप सपने में नहीं सोच सकते थे ये 4-5 साल पहले। मतलब ठीक है, गाजा का भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जितना हमने पाकिस्तान का कर दिया है, क्योंकि वहां पे एक स्टेक था, हमने उनकी पूरी सिस्टम को डाउन कर दिया है। तो इसमें और वक्त लगता है और ये हमें धीरे करना चाहिए। और ये बहुत बारीकी का काम है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बम में जाकर दन गिरा दो और मतलब ना दाएं देखो ना बाएं देखो, ऐसा नहीं होता। हमारी एक अटैक बहुत प्रेसिशन अटैक होता है, और प्रेसिशन अटैक के पीछे एक ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस आप गैदर करते हो, फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर करते हो, फिर इमेजरी इंटेलिजेंस गैदर करते हो, फिर इन सब को लेके फिर एक प्लान बनाया जाता है, फिर उस प्लान को आप टेस्ट करते हो कि ये आप कब अमल में लेके आए, फिर जाके एक प्लान अमल में आता है। यहाँ पे लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम पकौड़ा तल रहे हैं कि बस बैटर रेडी है, उसमें मिर्ची लगा लो और आग तो बनी हुई है, उसमें तेल लगा लो, पकौड़े बना लो। लोगों को थोड़ा मतलब देखिए, थोड़ा हमें एक पावर जैसे बिहेव करना चाहिए, जो कि हम आज के डेट में बिहेव नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हम वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं? मैडम सुन नहीं पाया मैं। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ। नहीं ठीक है, अभी आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? सुधाकरण जी, अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं साफ? एक बार प्लीज देखिएगा, शायद टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आवाज कट रहा है मैडम। हाँ सर, उसे ठीक करते हैं, मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज देखिएगा। चौहान साहब जी, कुछ तो बड़ी मैं जो हूँ, हाँ प्लीज बोलिएगा। हाँ बोलिएगा। देखिए, जो विंग कमांडर सुधाकरन जो कह रहे हैं, उनकी बात से मैं काफी हद तक एक बात से सहमत हूँ कि लड़ाई कोई उस तरीके से नहीं होती कि आपने कहा कि जैसे गली मोहल्ले के अंदर लड़ाई होती है कि किसी से हुआ, किसी ने हमारे गाली दे दी, हमने डंडा उठाया और उसके हमने पैर तोड़ दिए। लड़ाई इस तरीके से नहीं होती। लड़ाई का एक स्ट्रेटेजिक होता। हाँ, प्लीज आप सुधाकरण जी का ऑडियो देखिएगा एक बार, शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम है। सर आप बोलिएगा प्लीज, माफी चाहते हैं आपको डिस्टर्बेंस हुई, प्लीज बोलिएगा। लड़ाई जो होती है, बड़ा इसका सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम बहुत जरूरी है। एंड व्हेन वी गोइंग फॉर वॉर, it should be aggressive, it should be sustainable, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, ये एक लड़ाई का एक मुख्य उद्देश्य होता है। और भारत ने, अगर आप कहें तो इस लड़ाई के अंदर विश्व को भी यही बताया है कि जितना भी हमने अपने आर्सेनल को इस्तेमाल किया, वो सिर्फ और सारे के सारे हमारे डायरेक्ट अप्रोचेस थे, करेक्ट अप्रोचेस थे। डायरेक्ट हिटिंग द टारगेट हमारा जो था वो था, जिसको कि आज पाकिस्तान ने भी मॉर्निंग में एक्सेप्ट किया था कि उसके इतने एयर बेसेस हिट हुए। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो हमने उनके आतंकवादियों के अड्डों पे वो किए थे, वो भी हमारे सटीक निशाने थे। वीडियो आ रहे थे कि उनके जो आका है आतंकवादियों के, वो रो रहे थे कि भाई मेरी मौत क्यों नहीं हो गई। इस तरीके की बातें आ रही थी। और देखिए, पाकिस्तान ने हमारे पर काफी कुछ फेंका।
हमने सारे को डिफेंड किया। हमने जो था कोई भी चीज हमें हिट नहीं करी, और जो हमारा स्लो मूव नहीं कहूंगा मैं इसको, स्ट्रेटेजिक मूव कहूंगा, और बड़ा सोचा समझा जो हमारा वॉर प्लान है उसको ठीक बिल्कुल ओपन बुक रीडिंग जो जिसे कहते हैं, हमने बिल्कुल उस तरीके से जाके, और हमारा एक एक वार, ये बहुत ही विश्व के अंदर ये कभी नहीं हुआ है। ये पहला हिंदुस्तान देश है जिसके ऊपर के किसी लड़ाई के अंदर और दुश्मन ने अटैक किया हो, उस अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ होगा। छोटे मोटे ठीक है मकानों पे गिर गए, लेकिन जो हमारे मिलिट्री असेट्स थे किसी के ऊपर भी कोई भी इवन 1% कोई भी असर नहीं हुआ। हमने उसको पहले ही उसको धराशायी कर दिया। ये विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी लड़ाई के अंदर इस तरीके से डिफेंस मिली हो किसी को। और साथ में ये भी विश्व ने ये नहीं देखा होगा कि आप जितने आर्सनल्स यूज कर रहे हैं दुश्मन के खिलाफ, हर एक जाके सही प्रिसीजन सही जगह हिट कर रहा है, और हम कंपैरेटिवली बहुत कम अपने संसाधनों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है जोश ही नहीं, हम होश के साथ भी काम कर रहे हैं। हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके अंदर जो सामंजस्य देखने को मिला है, मैं समझता हूं कि ये विश्व के अंदर एक अद्वितीय। ठीक, ये तो है, और सभी देशवासी भी है। कि एक सवाल में सुधाकर साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो अभी चौहान साहब ने कहा कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है, स्लो स्मार्ट एंड स्ट्रैटेजिक मूव की बात हो रही है। आप जो बात कह रहे थे उससे मुझे ये समझ में आया कि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। अभी हम ये मान के चले ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था, ये कोई 2020 मैच नहीं है, ये आईपीएल के फ्रीक्वेंसी से आप लोग बाहर निकल आओ। पहली चीज, अभी देखिए एक खबर आ रहा है, मुझे पता नहीं ये कितना सही है, सुनने में आ रहा है कि वहां पे शायद कू का माहौल, तख्ता पलट का माहौल बन रहा है इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से ये सीज फायर नहीं हो पाया है। मतलब ये कितना रूमर है या सही है गलत है पता नहीं, लेकिन ये बिल्डिंग खबर है। और ये आई थी खबर शाम को सर, ये आई थी, हाँ ये आई थी खबर। हाँ बोलेगा प्लीज। हाँ, मैं यही कह रहा था कि वहां पे अभी मुझे लग रहा है 3 गुट हैं, और पाकिस्तान के स्टेट का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो अभी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो इसमें भारत सरकार का जो कंफ्यूजन है, देखिए मोदी जी जो हैं, आप चाहे कुछ भी बोल लो उनको, वो आम पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनके प्रति उनके दिल में एक नरम, क्योंकि वो नहीं मानते कि वहां की जो अवाम है वो जो अभी सफर कर रही है वहां के जो हुक्मरानों के हाथों में, मोदी जी को अभी मुझे लग रहा है कि उन्हीं को बचाना पड़ेगा उनसे, क्योंकि उन्होंने वहां का पैसा लूट लिया, जमीन लूट लिया, और वहां के जो रिसोर्सेस है वो भी लूट लिया। वहां पे उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और ये चीज वहां का नागरिक समझ नहीं पा रहा। अगर उनको किसी के साथ लड़ना है, उनको भारत के साथ नहीं लड़ना है, उनके दुश्मन उनको ना मुस्लिम बन के हिंदू के साथ लड़ना है, उनको लड़ना है आसिफ मुनीर से, जो इसका अभी वहां पे जो स्वरूप है, जो सिंबल है, जो फाउंटेन हेड है इसका, वो आसिफ मुनीर है। आसिफ मुनीर के पीछे एक ताकत है जो चीन, टर्की, मलेशिया जैसे कंट्रीज जो हैं उनके नेटवर्क से उनको मिलता है। आसिफ मुनीर ने जब 16 अप्रैल को ये स्टेटमेंट दिया था कि जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के, उनकी जो नस्ल है वो इंडिया के नस्ल से बिल्कुल अलग है, और कैसे कश्मीर उनका जगुलर वेन है, हाँ, उसमें उसने पोलराइज करने की कोशिश की थी। और अगर आपने देखा होगा इस आतंकवादी जो घटना हुआ है पहलगाम में, पहले बार उन्होंने पैंट उतार के ये देखा है कि कतना हुआ है कि नहीं, फिर उसके बाद मारा है। ठीक बात। मतलब ये साफ तौर पर ये एक कोशिश थी कि भारत को पोलराइज किया जाए और मोदी के खिलाफ नेगेटिव इमेज और नेगेटिव न्यूज फैला के भारत के मुसलमानों को अपने साथ किया जाए, और फिर चीन, मलेशिया, टर्की और इन सब के मदद से
वहां पे थोड़ा माहौल को बिगाड़ दिया जाए। हाँ, ठीक। इसमें शायद अमेरिकन डीप स्टेट का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद उनका भी काफी बुरा हाल हुआ है। ठीक है, तो सबने आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, समय की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन आपने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेना तो पपेट है, प्रधानमंत्री गायब है, और एक बात जो आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की लोकल आवाम है वो भी नरेंद्र मोदी की तरफ ही देख रही है कि आप ही हमें बचा लीजिए, हमारी लीडरशिप तो जीरो है और ये फैसला नहीं ले सकती, इनके इंटेंशन ही ठीक नहीं। और उनके तो खुद के नेता कहते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा होता है तो जाके लंदन में घर खरीद लेते हैं, पाकिस्तान को भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमने ये बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा की, और एक एनालिसिस भी ज़रूरी है।